हेलो एंड वेलकम टू द कैमफैक्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम जो यूपी पीजीटी केमिस्ट्री है उसका सिलेबस क्या है, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग एट होम और अपने आप ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप लोगों को किन टॉपिक्स को कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आप कैमफैक्ट एजुकेशन ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस जो है वो फ्री है, तो आप लोग अपने आप प्रिपेयर करते हुए भी ये बहुत सारी ऐप से वीडियोस देख सकते हैं। हर टॉपिक की बिगिनिंग के कुछ जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल है, तो डाउनलोड द कैमफैक्ट एजुकेशन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और उसके बाद फ्री प्रीव्यूज में जाके आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, तो यूपी पीजीटी केमिस्ट्री करके ऐसे एक कोर्स होगा, यदि आप उस पर क्लिक करते हैं, आई गेस डबल क्लिक करना होगा। ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा यूपी पीजीटी केमिस्ट्री। आपके पास मैनेज कंटेंट का ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज यू आर नॉट द एडिटर। आप लोगों के पास तो बस ऐसे लिखा रहेगा केमिस्ट्री। उसके बाद जैसे मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई है? तो यानी कि इसको हमने कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहली बात तो ये है, हमें इस एग्जाम के लिए बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में सबसे पहली बात, आइडिया ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का एक कंप्लीट आइडिया होना जरूरी है। यानी कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। यानी अगर मैं डिटेल में पढ़ने को कहूं भी तो मैं कहूंगा मेंडलीव स्पेलिंग पे जरा ध्यान दे देना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। मेंडलीव वाली जो थी वो एटॉमिक मास के बेसिस पर लगी हुई थी, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर लगी हुई है। तो एक तो आप लोगों को ये अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये एक आइडिया होना ही चाहिए पीरियड टेबल में कि पीरियड्स कितने होते हैं, ग्रुप्स कितने होते हैं। याद रखना, पेपर का लेवल यही है, डिटेल नहीं पढ़नी है। जितनी बात बता रहा हूँ सिर्फ उसी को ध्यान से देखना है। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का आइडिया होना चाहिए। एटॉमिक नंबर से आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी डिटेल में लिखनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा आपको पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, कौन से वो पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, ये सारी बातें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। इस वाले पोर्शन से इस यूनिट में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें इसका एक दूसरा पार्ट भी है, क्या कहता है, जो कि देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब तो हुआ पीरियड टेबल का एक आइडिया। दूसरे आगे लिखता है सिलेबस द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। और जब आप पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी होंगी जो मैंने ही एक्चुअली डिटेल में पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो आप लोग कैमफैक्ट एजुकेशन ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के फ्री प्रीव्यू में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो ये शुरू का तो सारा ही पोर्शन आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। इतना आइडिया भी सफिशिएंट है, आगे आप अपने आप भी थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपको डिटेल में क्या पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस कैसी होती है एटम्स की और वो कितने टाइप की होती है, कोवलेंट, मेटालिक या फिर जितने भी टाइप की है, आयनिक भी हो सकती है, वंडरवॉल भी हो सकती है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो सब अच्छे से पढ़ना है। अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप जाने पर वो कम होंगी या बढ़ेंगी एटॉमिक रेडियस, उसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। इसके अलावा जेड इफेक्टिव क्या होता है, स्लेटर्स रूल आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कैसे बदलती है, कंपैरिजन करने पर सवाल आएंगे तो किस तरीके से किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, चाहे आप हिंदी मीडियम है चाहे आप इंग्लिश मीडियम है तो ये बात ध्यान रखिए, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हिंदी में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा कहा जाता है, तो जो कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है। मैं लाइफ में कभी हिंदी मीडियम नहीं गया, पर अगर आप कहेंगे तो मैं कंप्लीटली हिंदी मीडियम में पढ़ा सकता हूँ। तो ये तो अप्रोच है, तुम्हारा एटीट्यूड है। मुझे जब फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी पढ़ाने की कि आप हिंदी मीडियम पढ़ा सकते हो, मैं कह सकता था नहीं, मैंने कहा येस आई कैन, तो मैं गया। उसके बाद मैंने सारे वर्ड्स एक रात में बैठ के देख लिए थे और मैं बहुत बेहतरीन हिंदी बोल रहा था मेरे हिसाब से। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणता। ये है तुम्हारा पूरा कोर्स।
इसको एक एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस ईयर का हर क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे 11th क्लास की, और क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया है आपकी पहली यूनिट, ठीक है। दूसरी यूनिट बात करती है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो क्या हो गया है, इसके सारे लेक्चर्स ही खुल गए हैं। तो सबसे पहले आपके चैप्टर में भी लिखा है ल्यूइस थ्योरी जो है उसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। रेजोनेंस के बारे में भी सिलेबस में मेंशन है क्या होना चाहिए। जो विबिटेज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, ये सारी की सारी आपको आइडिया होना चाहिए। जिन पे यूट्यूब का लिंक बना हुआ है इसका मतलब ये आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी, जिन पे नहीं बना हुआ है इसका मतलब ये अवेलेबल नहीं होंगी। क्लियर है? ये सिर्फ ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है। अब जैसे कि मैंने इस चैप्टर को देखो, बहुत सिंपल प्रोसेस है, चलाना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे वीडियो पे क्लिक करोगे ये देखो मैं ही हूँ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में OH नेगेटिव का एमो डायग्राम पढ़ा रहा हूँ। तो जितनी, और अगर आप चला के देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख लीजिए। तो अच्छा चलो साथ साथ में ऐप का डेमो भी हो जाएगा। यस, तो इस तरीके से आप वीडियोस को चला के देख सकते हैं। बिल्कुल क्लास वाला एनवायरनमेंट रहेगा, वो तो खैर जैसे यूट्यूब पे है वो तो वही बात है। अच्छा, और ऐप जो है फास्ट है, अगर आपका नेट थोड़ा सा स्लो होता है उसकी वजह से टाइम लग सकता है, अदरवाइज मैं आपको सामने ही चला के सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं और कुछ नहीं करना होगा। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को सारी जो बॉन्डिंग थियरी है वो ध्यान से देख लेना, और बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, शेप पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एमओटी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, होमोडाइएटोमिक यानी O2 N2 वगैरह का, और सिर्फ छोटे छोटे CO NO OH नेगेटिव जैसा मैं यहाँ पढ़ा रहा था, इतने का ही एमओ डायग्राम पढ़ना है, बिल्कुल भी इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड यूनिट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है इसमें एक तरीके से आपका फिजिकल का बेसिक हो गया, जैसे पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बेसिक हो जाता है। तो आप क्या पढ़ेंगे इसमें आप पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपीरिकल मास क्या होता है, पूरी डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है आप IIT JEE और एडवांस के लेवल पे जाएं, बैक टाइट्रेशन क्या है ये सब पढ़ें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यूपी PGT का पेपर है, सिर्फ एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए। मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, आपस में इंटर कन्वर्जन और छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो देखो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, जैसे कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऐसे ही सॉलिड के जो शुरू के लेक्चर्स है मैंने इसी तरीके से इसको अवॉइड इसी तरीके से बनाया हुआ है कि वॉइड्स के बारे में पढ़ा दिया। शुरू का जो पहला लेक्चर होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सॉलिड्स में, सॉलिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस होता है। ये लेक्चर यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा जो नहीं है मैं बताता हूँ ना, जैसे लेक्चर नंबर 2 है, ये नहीं है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे भाई, ये आप खुद भी पढ़ेंगे तो समझ लेना, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उनको हम आगे क्रिस्टलाइन को फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने इसमें आगे पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सारी बातें सुनिए, आपका एग्जाम की बातें हैं ये, तो बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें सीखनी है। क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। अब इस क्लास में जो क्रिस्टलाइन होते हैं, ये वाली वीडियो ऐप पर है, ये YouTube वगैरह पर नहीं है, हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देखो, तो वैसे तो NCERT है, पर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा और बहुत डिटेल भी पढ़ा रखी है इसकी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में देख लो इस तरीके से। दैट मीन्स आपको बहुत ध्यान से सिर्फ पढ़ना है। तो सॉलिड्स वापिस आते हैं, इस वीडियो पे टाइम दो, बहुत ध्यान से एक बात सुनो, चाहे ये कितनी भी लेंदी हो, क्योंकि मैं यहाँ सिलेबस में एक एक बात बता रहा हूँ। अगर आप अपने आप भी पढ़ते हैं, मैं बार बार समझा रहा हूँ, तो एक एक चीज समझ लेना। सॉलिड्स में टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक या फिर कोवलेंट, जितने भी टाइप के हैं उनको पढ़ लेना। उसके बाद मैंने वॉइड्स वगैरह सब डिटेल में पढ़ाया है, पैकिंग के बारे में काफी सफिशिएंट आइडिया दिया है, और आपके कोर्स में ब्रैग्स लॉ भी है। अब ब्रैग्स लॉ सीखने के लिए मिलर इंडिसेस आना जरूरी है, जो कि 11th 12th NCERT में नहीं है। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना जब मैं कह रहा हूं कि आपको अगर हमसे पढ़ते हैं तो ये ब्रैग्स लॉ पढ़ने के लिए, ब्रैग्स लॉ तो एक्चुअली मैंने इस 3rd वीडियो में पढ़ा है, इनमें मैंने मिलर इंडिसेस का आइडिया दिया है, प्लेन्स का आइडिया दिया, क्योंकि उसके बिना ब्रैग्स लॉ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेक्चर नंबर 13 डिफेक्ट पढ़ लेने हैं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, बैंड थ्योरी का एक सफिशिएंट आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आगे पढ़ोगे तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है पढ़ा हुआ है पूरा। सॉल्यूशन मतलब क्या है,
स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट थी, दूसरी कौन सी हो गई है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसमें आपको लिक्विड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है यहाँ पे। और उसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आप चारों पर ध्यान रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रोसेस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक और होती है कौन सी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सारी पढ़ाई हुई है और सबसे एंड में आएंगे गैसियस स्टेट वाले चैप्टर्स। ये जैसे गैसियस स्टेट लेक्चर 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो गैसियस में आपको गैस लॉज पढ़ने हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट समझाया हुआ है। उसके अलावा आप लोगों को पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में आइडिया, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ लेना है आप लोगों को। जो छोटे छोटे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको पढ़ लेना है, उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, उस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यूनिट पे बहुत बेसिक तरीके से समझाया है, यूनिट्स को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिकल में तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा आप लोग वेंडरवॉल इक्वेशन में जो वेंडरवॉल ने जो करेक्शन किया था आइडियल गैस इक्वेशन में, उसको पढ़ना है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए सिलेबस इतना छोटा भी नहीं है और कोई एक बुक है भी नहीं। मैंने क्या बताया आपको, 11-12 की बातों से टच लेते हुए ग्रेजुएशन की कुछ कुछ बातें आ सकती हैं, ठीक है। MSc का तो बहुत रेयरली कहीं किसी जगह इंट्रोडक्शन होगा, तो इसलिए कंप्लीटली NCERT करना भी मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ NCERT पढ़ लो तो काम बन जाएगा, पर यह है कि काफी सफिशिएंट एरिया तुम कवर कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, यूनिट नंबर 5 है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप क्या क्या पढ़ेंगे कि ये एक तरीके से आप ये जानेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जे थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या कमियां रही, बोहर्स मॉडल ने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया था, बोहर मॉडल में क्या क्या कमियां रही, डी ब्रोगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आना हुआ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। इसके बाद क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। मैंने तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाते वक्त ही क्वांटम नंबर का आइडिया दे दिया था, यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो कौन कौन से रूल, ऑफबाउ प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए और कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखना है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका बिल्कुल ही 11th क्लास का, और मैं अच्छे से जानता हूं इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिसका NCERT का सारा सवाल आज तक तुम में से किसी ने भी नहीं किया होगा और होगा भी नहीं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन NCERT में है बहुत ही डिटेल में मैं उन बच्चों को भी नहीं कराता जो ग्रेजुएशन में कर रहे हैं। IIT एडवांस वालों को जब मैं पढ़ाता हूं तब डिटेल में उनके इसको कभी डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहली बात आपको क्या पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे आप। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको जानता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, किन किन चीज पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc Kp क्या होते हैं, Kx Kn इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये जानना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम से आपको मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रही है, एक बना रखिए, एक एक वीडियो आप लोग ध्यान से देखते चले जाइए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ली-चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, सिलेबस में मेंशन भी है। इसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम भी इसी के अंदर भी मैंने ऐड करवा दिया है, इक्विलिब्रियम के अंदर ही केमिकल आयनिक, एक साथ ही सारे लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों को पहले तो आइडिया होना चाहिए कि एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है। और एसिड बेस मैंने GOC जो है वहां भी पूरा डिटेल में बताया है एसिड बेस क्या होते हैं। अलग से मैंने एसिड बेस जो है वो अलग से भी ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वहां ज्यादा डिटेल में भी आया, तो हर जगह मैंने पढ़ाया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने एसिड बेस का ज्यादा आइडिया नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को छोटा बहुत आइडिया पहले से भी है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अरेनियस एसिड बेस क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड बेस क्या होते हैं, इसके अलावा लुईस एसिड बेस क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर वगैरह होते हैं। इतना ही सफिशिएंट है, आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी, सॉल्वेंट थियरी, डिफरेंशिएशन एंड लेवलिंग सॉल्वेंट, वो कुछ नहीं पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। बात समझ आ रही है। तो इस एग्जाम के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ कितनी बातें पढ़ें तो हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए मैं इस क्लास में एक एक चीज पे टाइम लगा रहा हूं, और ये टॉपिक इसलिए मेरे लिए इतना ज्यादा मैटर करता है ये वाला एग्जाम, क्योंकि मोस्टली एग्जाम के लिए जिनके लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं आप सभी लोगों को, चाहे वो नीट, IIT, चाहे MSc BSc के लिए IIT की प्रिपरेशन हो, वो एग्जाम क्लियर करके बच्चे एक हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
लेकिन ये एग्जाम क्लियर करके आप पैसे कमा पाएंगे लाइफ में, जो अल्टीमेट गोल होता ही है सभी का। इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, सो दैट कि सारे बच्चे पढ़ गए। और मैं जानता हूं केमिस्ट्री अगर मैं पीएचडी लेवल तक को पढ़ाता हूं, पीएचडी इन द सेंस जो एमएससी करें वो पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो मेरे को पता है कि मेरे बच्चे जितने भी मुझसे पढ़े हुए हैं तुम इसमें टॉप करोगे। बस मैं तुम्हें ये बताने आया हूं क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम लोग सब कुछ पढ़ के बैठे होगे और जितनी भी ऐप पे आपने पढ़ लिया बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, तो जो चीज नहीं पढ़नी है वो मेंशन करने आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर पे थोड़ा सा आइडिया लेना, बफर कितने टाइप के होते हैं और बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करना है। वीडियोस देखनी है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, क्लियर है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मैंने पढ़ा दिया है इसी में ही। इसके अलावा सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर फिट कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लेना है। इसके अलावा कुछ डिटेल में नहीं आ सकता है, मैंने तो इसमें टाइट्रेशन भी करवाई है एसिड बेस वाली, तो आप लोग देख लेना, टाइट्रेशन से क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि वही सारे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर सकता है। नेक्स्ट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री को कहां से पढ़ना है, तो आंसर है एनसीईआरटी। सरफेस केमिस्ट्री डिटेल में नहीं है, सिर्फ पूछा होगा एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, एड्सॉर्प्शन में फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। इसके अलावा जो आइसोथर्म्स हैं जैसे फ्रेंडलिच आइसोथर्म्स है, लैंगबेर आइसोथर्म्स है, सिर्फ इन दोनों का ही सिलेबस में मेंशन है, तो इनको ही पढ़ेंगे। आगे डिटेल में बिल्कुल कभी कहने लगे सर हम तो बीईटी थ्योरी भी पढ़ के आएंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इग्नोर दैट थ्योरी, जितना एनसीईआरटी में है वही पढ़ेंगे, यहां पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको कॉलॉइड्स के ऊपर भी मेंशन है, जो कि एनसीईआरटी बिल्कुल सेम सीक्वेंस फॉलो करता जा रहा है, तो आपके एग्जाम ने बिल्कुल एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं उनको पढ़ाया हुआ है। कॉलॉइड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लायोफिलिक लायोफोबिक कॉलॉइड्स क्या होते हैं, इसके अलावा उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, हार्डी स्कूल्स रूल्स क्या होते हैं, एमल्शन और जेल्स के बारे में, यानी एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं। बात समझे, सरफेस कहां से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी। वीडियोस देखेंगे और एक एक वर्ड पढ़ना चाहते हैं तब की बात करूं मैं, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कौन सी चीज कहां से पढ़ेंगे। अगर आप इनकेस ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, तब आप सुनिए मैं जो कह रहा हूं आपको कहां से पढ़ना है। इसके अलावा भाई केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल 12th लेवल है, कोई हायर लेवल चीज नहीं है। एक दो एंड के टॉपिक हायर लेवल है, यानी कि आप सबसे पहले पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट लॉ क्या है। अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम में बताता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़ना है दोनों में, और यहाँ पे काइनेटिक्स में आते हैं रेट लॉ पे आ जाते हैं। और इसके अलावा काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में एक सफिशिएंट सा आइडिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किसको कहते हैं उसका आइडिया ले लेना, प्लस कैटालाइसिस का आइडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। कैटालाइसिस का आइडिया आपको सरफेस केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कौन कौन से मॉडल्स हैं, प्लस इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है यहाँ पर। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब यह है कई बार एसएस से स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का एक छोटा बहुत आइडिया लेके जाना, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो जो सिर्फ वीडियोस यहाँ पे है उन्हीं को देखना। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वगैरह के बारे में जो इंपॉर्टेंट, या फिर एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थियरी, ऐसा मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये वाले टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो वो लोग वो वीडियोस देख के मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन के मैंने 3 लेक्चर पढ़ाए हैं, उसमें मैंने सब यही एनसीईआरटी में, सॉरी यही आपके सिलेबस में मेंशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसके अलावा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूल्स, आप कैसे आइडिया लगाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट देख के कि इसमें ऑक्सी लिंकेज है, परोक्सी लिंकेज है, स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, ये पढ़ाया है। बैलेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन किस तरीके से बिहेव करेगा, किस मीडियम में, जैसे KMnO4 है, एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाता है, +7 से +2, कौन ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, किस मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, ये सब आइडिया मैंने दिया है। यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और ऐप में बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे। इसके अलावा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आप जरूर देखेंगे, और मैंने बहुत सिंपल तरीके से करा है। एनसीईआरटी में 2 अलग अलग मेथड होते हैं, उनको हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने एन फैक्टर वाले मेथड से बताया है। रिएक्शन देखते ही आप 2 स्टेप फॉलो करेंगे, आपकी रिएक्शंस बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हमने एंड में देखा आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, वो रेडॉक्स टाइट्रेशन है, दोनों का बेसिक आइडिया होना जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 टाइप के सेल होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक वो जो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाता है, एक वो है जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दोनों का एक अच्छा सफिशिएंट सा आइडिया होना चाहिए। पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करता हूं, जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। उसमें आपको पता होना चाहिए ई सेल क्या है, ई नोड सेल क्या है, हाफ सेल क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैथोड एनोड क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है। ई नोड की सारी एप्लीकेशन, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ सेल का ई नोड ई सेल, या फिर फुल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, टाइप्स ऑफ हाफ सेल, गैस आयन टाइप की होती है,
या फिर मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट, सब पूरी डिटेल में पढ़ाई है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जानी है जो वीडियो में दिखाई हुई है। उसका KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है, उतनी ही वीडियोस दी है जितनी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा क्वालिटेटिव पार्ट में आता है फैराडे लॉ, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज चाहिए होंगे 2 मोल को ऊपर इकट्ठा करने के लिए। फैराडे लॉज, दोनों लॉज पढ़ के जाने हैं, दोनों जो क्वेश्चन कराए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा पढ़ के जाना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कौन कैथोड पे इकट्ठा होगा, एनोड पे इकट्ठा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, यानी NCERT की ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के जानी है। लेकिन NCERT में हाफ सेल्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया होता है, इसीलिए हाफ सेल्स के लिए हमने एक्स्ट्रा वीडियोस बनाई हुई है और वो YouTube पर भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा S एंड P ब्लॉक, भैया S और P ब्लॉक सारा सिलेबस मैंने देख लिया है और सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, NCERT से बाहर कुछ नहीं पूछ रखा है। बट बात यह है, NCERT का क्या S और P ब्लॉक याद करना इतना आसान है, बस यही दिक्कत है, आप S और P ब्लॉक को याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको 10 पेज भी कहूं ना लाइन टू लाइन याद कर लो, नहीं होंगे। तो इतने सारे कंपाउंड है, सोडियम के कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है, फास्फोरस के कंपाउंड है, बोराजीन कंपाउंड है, इन सब की प्रिपरेशन, इन सब के से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। YouTube पर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं और क्यों ट्रिक्स क्या है याद रखने की, रिएक्शंस को, ये सब कुछ मैंने बताया है। तो जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ेंगे और NCERT से रीडिंग लगा लेंगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेन ग्रुप एक ऐसा टॉपिक होता है जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, उसको आप NCERT से जरूर पढ़िए, क्योंकि मैंने एक एक लाइन तो नहीं बताई होगी, तो कुछ जो मैंने मोस्टली काम की चीजें याद रखने की ट्रिक्स समझाई हुई हैं, सारी रिएक्शंस करवा दी हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे किसी का कलर कैसा होता है जो बार बार यूज होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, डायबोरेन एक पॉइजनस गैस है, कौन व्हाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं HCl के, कलरलेस कौन सी होती है, NO जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल गैस है, NO2 ब्राउन गैस है। तो हर किस मैंने मैक्सिमम बताए हुए हैं उनकी स्टोरीज के साथ जोड़ जोड़ के, कुछ रह भी गई होंगी 2-4, तो इसलिए मैं कहता हूं NCERT से पढ़ो, वो जो 2-4 रह गई हैं वो भी ना रह पाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ईजी है और जो पे स्केल है वो काफी अच्छा है। मैं बार बार समझा रहा हूं बेटा इसके लिए प्रिपेयर कर लो, तुम नहीं करोगे तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूं, अगर मैंने ये पेपर दे दिया तो ये समझ लेना तुम्हारी एक सीट चली जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूं, इसलिए ट्राई करो। GOC मैंने लिख दिया है, हालांकि आपके सिलेबस में GOC कहीं नहीं है। आपको क्या किया हो, उन्होंने अलग अलग पार्ट में दिए, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स करके दे रखा है। GOC अगर आप देख लेंगे ना तो आपको पूरी ऑर्गेनिक का जो आपके कोर्स में है उसका आइडिया, क्योंकि GOC में मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ाए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होने वाले हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ा दिया है मैंने, जो कि आपके सिलेबस में अलग अलग मेंशन है। इसके अलावा एसिड और बेस कौन कौन से होते हैं, उनकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, एमीन्स अगर बेस हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से ज्यादा बेसिक कौन है, एक्वस में कौन ज्यादा बेसिक होगा, गैस स्टेट में कौन ज्यादा बेसिक होगा। एक्चुअल में आप एमीन्स की बेसिसिटी कहां पढ़ते हैं, 12th क्लास में जाते हैं, चैप्टर है अमीन्स, वहां पढ़ेंगे। और मैंने कहां दे दिया है, एसिड और बेस जितनी भी पूरी केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं वो यहां कंपेयर कर दिया है। एरोमेटिक कंपाउंड दोबारा कभी देखने को मिलेंगे ही नहीं, यही सारे कवर हो जाएंगे। तो GOC से हमें एक ऑर्गेनिक का, पूरी ऑर्गेनिक का आइडिया मिलता है, इसलिए पहले मैंने GOC पढ़ा दिया है, ठीक है। आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ना है आइसोमर 2 टाइप, एक स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में जैसे चेन आइसोमर, आप ऐप पर भी वीडियो है और यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, चेन, रिंग चेन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप के हैं। टोटोमेरिज्म को ध्यान से समझना, उससे आ जाता है क्वेश्चन, टाइप ऑफ टाइटोमेरिज्म कितने होते हैं, कीटो इनोल आप जानते हैं, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, कब होगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अच्छे से पढ़ना, और स्टीरियो सबसे डिफिकल्ट होती है, लेकिन उसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। स्टीरियो आइसोमर्स जो है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होते हैं। ज्योमेट्रिकल अगर आपने बना लिए हैं, उनमें से कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा R है, S है, फिशर प्रोजेक्शन क्या है, न्यूमन क्या है, सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होती है, इनका इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है, RS नॉमेनक्लेचर के लिए प्रायोरिटी, CIP रूल्स क्या है, एक एक बात मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मैंने पढ़ाया है वो क्योंकि मैंने पढ़ाया तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि उसमें किसी किताब की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बता दिया एज इट इज पेपर में क्वेश्चन नजर आ जाएगा। इसके अलावा जैसे कि आपकी जो नेक्स्ट है, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आता है, और एल्केन्स में लिखा होगा साइक्लोएल्केन्स,
और वहां पे बोलेंगे कॉन्फॉर्मर्स पढ़ो, जबकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में ही मैंने बढ़ा दिया है कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। याद है ना, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, साइक्लोहेक्सेन के बारे में देख लेना है, बहुत बेसिक बात है। एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे होंगे, ये मैंने आइसोमेरिज्म में पहले पढ़ा दिया। यानी जीओसी और आइसोमेरिज्म अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरी केमिस्ट्री में नया वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो रही है? फिर तो आपको बस चैप्टर एनसीईआरटी वाइज या जो मेंशन है उनको भी पढ़ते चले जाओगे तो सारे होते चले जाएंगे। कोऑर्डिनेशन और ओएमसी एक साथ ही लिखा हुआ है और बिल्कुल बेसिक लेवल का है, यानी कि वर्नर थ्योरी पढ़ाएंगे, मैंने पढ़ा रखी है, यूट्यूब पर अवेलेबल। आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ाया हुआ मैंने फ्री में, आप देख सकते हैं। वीबीटी मैंने पूरी डिटेल में फ्री में पढ़ाई है, आपके लिए अवेलेबल है। सीएफटी पढ़ाई हुई है, वहां तक है। कलर के ऊपर क्वेश्चन आएगा जो कि ऐप पर अवेलेबल है। मैग्नेटिक बिहेवियर की कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये पेपर में आ सकता है। जेटीडी कहीं मेंशन नहीं है, तो जेटीडी के बारे में आप डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैंने 1-2 लेक्चर दी हैं जिसको आप सुन के जा सकते हैं। कोई टर्म सिंबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। जो वीडियोस प्रोवाइड करी है मैं गारंटी लेके कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन ओएमसी में से मेटल कार्बोनिल आएगा। जितनी वीडियोस दी है मैं बार बार समझा रहा हूं, इधर उधर हाथ पैर मत मारना, क्योंकि कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। टाइम है तो एनसीईआरटी से एक एक चीज पढ़ते हुए चले जाओ, ठीक है। कुछ चैप्टर्स में तुम्हें पढ़ने के 1-2 जो बेसिक जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है वो मैं तुम्हें दूंगा, तो वो तुम्हें अपने आप करना है। ओएमसी में मैंने बता दिया है, मेटल कार्बोनिल वगैरह पे क्वेश्चन आएंगे। थर्मोडायनामिक्स आपको बिल्कुल भी याद रखना। थर्मोडायनामिक्स में पहले सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक क्या है, ये सब अच्छे से समझ लेने हैं। देन थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में ज़्यादा एनसीईआरटी उस मेंशन तो नहीं है सिलेबस में, बट आप लोग लिख सकते थोड़ा बहुत, इसको देख लेना। जो यहाँ मैंने की जो लेक्चर दिए हैं यहाँ से पढ़ लेना। थर्मोडायनामिक्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ क्या है, एंट्रोपी क्या है, इसके बारे में, और कार्नोट साइकिल वगैरह, यानी कि जो यहाँ से ऐसा तो एनसीईआरटी है सारी, आप एनसीईआरटी पढ़िए प्लस 2-4 चीजें, जैसे कार्नोट साइकिल आई डोंट थिंक सो इट इज विल बी अवेलेबल इन एनसीईआरटी, तो आप उसके लिए यहां से इन लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिए, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स में मैं पहले बता चुका हूं, एल्केन, उनकी प्रिपरेशन, ये सब बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। जीओसी स्टीरियो हालांकि मैंने आप लोगों को कंप्लीट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया के लिए पढ़ा दिया है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में सीक्वेंस वाइज चलूंगा कि एल्केन के बारे में क्या क्या प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, वुड्स रिएक्शन, इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्कीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या हो सकती है, सेटजेफ रूल क्या है, या फिर हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन वगैरह, एल्कीन पे जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी, और एल्काइन क्या है, एल्काइन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक बेसिक बिहेवियर तो हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे, उनकी प्रिपरेशन और रिएक्शंस पढ़ते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल सीक्वेंस में ही ऐसी आएंगी। मैं इस पेपर के लिए दोबारा से, मैं ऐसा नहीं है कि जो जैम या नेट गेट वाली वीडियो ऑर्गेनिक की मैं यहाँ देने वाला हूँ, क्योंकि वो हम बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात है, जो वीडियोस बनाऊंगा वो बस आपको बैठ के देखनी है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, वैसे हम हायर लेवल में इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में ही कवर कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे देखना हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरेन्स क्या होते हैं, इनको प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनमें जब रिएक्शन होती है SN1 SN2 E1 E2, उनके बीच में कंपैरिजन, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पेपर में तो सिंपल लिखा होगा, ये रिएक्शन रिएजेंट, सॉरी एक क्वेश्चन एरो के ऊपर देंगे सोलवेंट, ये ऐड किया, बताओ SN1 होगी SN2, उसी लेवल के क्वेश्चन है। कोई डिटेल में कंपटीशन नहीं चल रहा है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म और उनके बीच में कंपैरिजन का भी। सिर्फ यहां से देखें, ईथर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इनके बारे में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन आती है, क्योंकि मैंने अलग से टॉपिक नहीं बनाया है, वैसे तो जैसे जितनी भी रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, चाहे इसमें कोल्बे रिएक्शन हो या रीमन हो, तो ये सारी हम अलग बाय नेम और मैकेनिज्म पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको इसी चैप्टर के अंदर बिल्कुल जो नेम रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की होगी वो यहीं पे मिलेगी, ठीक है। क्लेजन कंडेंसेशन मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा, जितना हम पढ़ाएंगे। देखो, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप 88248167 पे कॉल कर लेना, हम आपको एक दूसरे कोर्स में ऐड कर देंगे जहां कम से कम भी 70 नेम रिएक्शंस पढ़ाई हुई है नेट वालों को, ठीक है। हर एक का मैकेनिज्म है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने क्या बताया, सारा नहीं पढ़ना है। हमारे लिए आप लोगों को पढ़ाना बहुत छोटी, हमें अपना सिलेबस कम करना है, तो इसका मतलब आप लोग 100% स्कोर कर पाएंगे। एमीन्स के बारे में कितना छोटा सा चैप्टर है, एमीन्स क्या होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स के बारे में आइडिया देना है। उसके बाद उनके बेसिक नेचर पे ही क्वेश्चंस आते हैं, और भी जितनी भी क्वेश्चंस होंगी, ज्वेटर आयन वगैरह, वो तो खैर उसमें आएगा, अमीनो एसिड्स में, सॉरी।
तो बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि उससे अगला चैप्टर है तो इसलिए मैंने जो ट्राइन का नाम नहीं दिया। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स क्या है, किसका हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनता है, ग्लूकोज, स्टार्च, इनका स्ट्रक्चर, एमाइलोस, एमाइलोपेक्टिन, इनका थोड़ा सा बेसिक आइडिया। देन अमाइनो एसिड्स पता होना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स में, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइसिन, ग्लाइसिन वगैरह। हालांकि बीएससी में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं इनके बारे में, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है बहुत डिटेल में, पर मैं जितनी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा उतनी ही देखना। मैं सिर्फ बीएससी का हल्का सा टच करूंगा पर ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि कोर्स में नहीं है। हाइड्रोजन चैप्टर में क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन चैप्टर में सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन जो है उसके आइसोटोप, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप कौन सा है, इसके अलावा ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हाइड्रोजन को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आपको इसका अच्छा आइडिया होना चाहिए। हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, वाटर, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट किसका H2 और H2O2 में से कौन ज्यादा होगा, और उनकी कुछ प्रिपरेशन वगैरह आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वाटर को हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर जरूर पढ़ के जाएं। हार्डनेस का रीजन क्या है, और हार्डनेस भी टाइप की होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के क्या तरीके हैं, परमानेंट के लिए क्या है, रेजिन्स क्या होते हैं, और ये सारे जो आयन एक्सचेंज मेथड हैं ये नए मेथड हैं, तो इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, डोंट वरी। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक तरीके से मेटलर्जी भी बोलते हैं इस चैप्टर को हम, 12th क्लास का चैप्टर है। आपको ये समझना है कि 3 स्टेप हैं इस चैप्टर में। सबसे पहली बात, मेटल कहाँ किस में पाया जाता है, ओर क्या होता है और मिनरल ये क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। जिस मिनरल से हम ओर को, मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं उसको ओर कहते हैं। अब अगर किसी तुम्हें मेटल निकालना है, ऐसा थोड़ा ही है एल्यूमिनियम जो है ऐसा पड़ा हुआ मिलता है नेचर में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट उसकी ओर होती है, उससे पहले हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं। निकालने का प्रोसेस क्या है, हेल-हेरोल्ड प्रोसेस है, जिससे हम एल्यूमिनियम को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो निकला है उसको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफिकेशन के अलग अलग मेथड हैं। मोन्स प्रोसेस किसके लिए है, वेन एल्केल मेथड किसके लिए है। मेटलर्जी में ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे, एलिंगम डायग्राम वगैरह ये सब पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा नीचे की दो जो यूनिट है मैं आप लोगों को लिख छोड़ता हूं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ दीजिए। 100% कोर्स हो गया कवर। अगर 100% कोर्स कवर हो गया तो 100% ही मार्क्स आएंगे। किसी के पास मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूं। बेटा बहुत अच्छे से मेहनत करिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसीलिए मैं उन पीएचडी या एमएससी बीएससी वाले सिलेबस को छोड़ के आप सभी के सामने इस चीज को प्रेजेंट करने में लगा हूं, और मैं ये बैठ के पढ़ाऊंगा आप सभी को। रीजन क्योंकि मैं जानता हूं, ये मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने एग्जाम क्लियर कर लिया और आपकी अच्छी जॉब मिल जाएगी तो सबसे सेटिस्फैक्टरी आप ही लोग होंगे हमसे। क्योंकि जो लोग बीएस आईआईटी में पहुंच जाते हैं उन्हें अभी आईआईटी में जाके पढ़ना है, उसके बाद वो लाइफ में क्या करेंगे, लेकिन आप लोगों की तो पूरा कैरियर सेट हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और आप इस लायक भी बन सकते हैं कि उसके बाद आप किसी और की भी मदद कर सकें। तो इसलिए मैं इसको बहुत टाइम दे रहा हूं। अच्छी जगह है, गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क ऑन 8882481674 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।